आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न लेयर को आपको एक सही सीक्वेंस में जमाना है। तो इसका जो सही आंसर है सी है। कैसे? जैसे देखेंगे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर या इसे क्षोमंडल कहेंगे। इसके इंग्लिश और हिंदी के दोनों के नाम याद रखेंगे। अक्सर कभी कभी हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश के नाम ऑप्शन में रहते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी, फिर इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर है जो ट्रोपोस्फियर है या क्षोमंडल है। इसके बाद समताप मंडल स्टार्ट होता है, ये इसे स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में ही। फिर इसके बाद मीजोस्फियर आता है या मध्यमंडल आता है। इसके बाद आयनोस्फियर आता है और लास्ट में बाह्यमंडल या एक्जोस्फियर आता है। तो यह जरूर याद रखेंगे, इनका सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ानों के लिए क्यों उपयुक्त माना जाता है। तो जो समताप मंडल है, जैसे कि हमने देखा था ये पृथ्वी है, इसके पहले जो ट्रोपोस्फियर है क्षोमंडल आता था, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है समताप मंडल है। तो हमने आपको बताया कि इस वाले मंडल, इसको शांत मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसमी संबंधी गतिविधियाँ नहीं होती हैं, पक्षी वगैरह भी नहीं होते हैं, कोई बदल नहीं होते हैं। तो जो जेट विमान है आसानी से यहाँ पर उड़ पाते हैं, तो उनके लिए आदर्श स्थिति हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, आप इसे ज़रूर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप एग्ज़ाम में। तो इनमें जैसे हिमालयी नदियाँ सदाबहार हैं, तो एकदम सही। आपको पता है हिमालयी नदियाँ हैं जो पर्वतों से होकर निकलती हैं और ग्लेशियरों पर बेस्ड होती हैं। ये वर्ष भर बहती रहती हैं, कभी सूखती नहीं हैं, सदानीरा होती हैं। आपको पता है गंगा यमुना इसका उदाहरण हो गई, तो सदाबहार है, एकदम सही है। अपन को इसमें से इनकरेक्ट चूज़ करना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, आपको पता है कावेरी हो, गोदावरी, इनमें अक्सर गर्मियों के मौसम में पानी की कमी आ जाती है, और जबकि मानसून आता है जब इनमें बाढ़ जैसी हालत रहती है। फिर उसके बाद जो सी ऑप्शन है कि हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये गलत है। आपको पता है गंगा यमुना या गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। तो यहाँ पे इन्होंने जबकि बोला है कि छोटा डेल्टा का गठन करती हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिमालयी नदियाँ हैं जो बड़े डेल्टा का गठन करती हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो यही क्वेश्चन इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने देखा कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनमें मौसमी हैं और पानी की कमी ही रहती है उनमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलान वाली पहाड़ी पाई जाती हैं, तो किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। तो आपको पता हो कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और ढलान वाली क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आपको पता वहाँ चाय होते हैं, चाय कॉफ़ी वाला के लिए उपयुक्त दशाएं क्रिएट होती हैं। जैसे कि देखें असम हो गया, असम का ढलानों पे आपने देखी होगी चाय की खेती, और दार्जिलिंग के क्षेत्र में भी आपने देखी होगी, कर्नाटक के क्षेत्र में भी कॉफ़ी चाय की खेती आपने देखी होगी। तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, टेम्परेचर भी नॉर्मल ही रहता है और ढलान वाला एरिया होता है, तो वो किसके लिए एक अनुकूल स्थिति हो जाती है, चाय के लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बृहद ज्वार आता है, कहाँ आता है। तो बृहद ज्वार कब आता है, जब सामान्यतः है या अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आता है। जब क्या होता है, ये सूर्य हो गया, फिर ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गई। जब एक सीधी में होता है या 180 डिग्री के कोण पर होता है, तो इन बृहद ज्वार आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि जो ज्वार भाटा होता है वह ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। तो इसमें क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन अक्सर ये यहाँ सूर्य भी इसको खींच रहा होता है और चंद्रमा है या मून है ये भी इसको खींच रहा होता है अर्थ को। तो डबल फोर्स के साथ ये खींचते हैं। तो ज्वार हैं अत्यंत ऊंचे उठते हैं और बड़े होते हैं, तो इसलिए इनको बृहद ज्वार कहते हैं। कब आते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होती हैं। परंतु जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो किस टाइप के ज्वार आते हैं? अर्ध ज्वार आते हैं, उसे कहते हैं अर्ध ज्वार। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो आपको पता है यहाँ सबसे ऊंची चोटियां पूछी हैं। सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन हिल होती है, आपको पता है फोल्डेड माउंटेन में पाई जाती है या नवीन बलित पर्वत में पाई जाती है। जैसे कि हमारा हिमालय रीजन है, तो ना केवल इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है? हमारे हिमालय पे ही पाई जाती है। और हिमालय कैसा है? एक नवीन बलित पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है। तो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, ये सब किसका है, किसके एग्जाम्पल हैं? नवीन मोरदार पर्वत के ही एग्जाम्पल हैं जिन पर यह पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं पूछा गया है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेटराइट सॉइल के संबंध में कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको इनको देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है।
तो इसमें बताया गया है कि भी आर्द्र अपक्षलित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, मतलब लीचिंग जो क्षेत्र होते हैं उसकी मिट्टियाँ हैं। तो ये कैसा है, सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेटराइट मिट्टी है जो सामान्यतः पहाड़ पर्वतों की ढलान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और यहाँ अधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे क्या होती है कि ऊपर की जो मृदा है वो बह के नीचे आ जाती है, उपजाऊ वाला जो क्षेत्र है या उपजाऊ परत है तो वो नीचे आ जाती है। तो अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टी है, बिल्कुल सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, तो ये भी हमें बिल्कुल पता है कि उनके अपक्षालन की क्रिया, लीचिंग की क्रिया ज़्यादा होती है इस क्षेत्रों में, उनकी उर्वरता कम होती है। ऑफकोर्स होती है, क्यों? क्योंकि जो ऊपर की जो परत होती है, जो उपजाऊ होती है, वही बह जाएगी। इतना ज़्यादा पानी वहाँ पे गिरता है तो यहाँ फोर्स के साथ पानी यहाँ से बहता हुआ नीचे आ जाता है, तो उपजाऊ जो परत होती है वो बह के नीचे आ जाती है, तो उर्वरता ऑब्वियसली है कि कम ही होगी। फिर जो डी है कि उसमें चूना की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है चूना, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें चूना की कमी होती है। जो लेटराइट मृदा है इसमें चूना की कमी होती है, बल्कि इसमें ये लाल कलर की होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, और इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो ये हम याद रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो आपको पता होगा केशिकत्व होता है या कैपिलरी मोशन होता क्या क्या होता है, जब कोई द्रव ऊपर जाता है, ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है तो कैपिलरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आपने इसके एग्जांपल में देखा होगा, दीपक होता है, जो दीपक की बात ही होती है, या प्लांट में जो जाइलम फ्लोएम होती है वो नीचे से पानी ऊपर ले जाती है और जो तैयार फूड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसमें भी कैपिलरी मोशन पाया जाता है। इसी प्रकार ने पूछा कि किस में प्रभावशाली होती है, तो जैसे आपको पता है ब्लैक सॉयल है, चिकनी मिट्टी होती है, तो उसमें यह प्रभावशाली होता है। कहाँ होता है? चिकनी मिट्टी में। जैसे कि काली मिट्टी हम देखें तो उसमें गर्मियों में दरार पड़ जाती है और बरसात में तो यहाँ सबसे अधिक कीचड़ होती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैसें कौन सी निकलती हैं। तो आपको पता है कि जैसे ज्वालामुखी की क्रिया होती है जब, तो इसमें सबसे अधिक गैसें जल वाष्प निकलती है। आपको जैसी ज्वालामुखी का नाम आता है आपकी इमेज याद आती होगी, यहाँ पे धुआं धुआं ही दिखता है हमें, एक्चुअली वो जल वाष्प होती है। तो सबसे अधिक तो जल वाष्प होती है, पर उसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो उनकी एक ट्रिक है कोसोना, मतलब यहाँ पे कोसोना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो को है मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, और ना मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये इसका सीक्वेंस है, सबसे अधिक तो जल वाष्प होती है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तीसरे नंबर पे ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम में कि इनका सीक्वेंस क्या है, सबसे अधिक कौन सी निकलती है, सबसे कम कौन सी निकलती है ना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भूकंप जो सेंसिटिव एरिया है उसका कारण क्या है। तो हमें पता है कि हमारा जैसे कि पेनिसुलर इंडिया है, फिर ए वाला जो इसका बेल्ट है, ए वाला रीजन है, ये हमेशा भूकंप के लिए सेंसिटिव है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसका मेन रीजन है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 20 बड़ी प्लेटों पर टिकी हुई है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इसकी दूसरी वाली प्लेट पाई जाती है। कौन सी प्लेट? यूरेशिया प्लेट पाई जाती है, और नीचे ये हमारी है इंडोबर्मा प्लेट है। तो ये इसके नीचे छेपित होती रहती है, अक्सर इनमें घर्षण की क्रिया होती है। और जो हमारा ये वाला एरिया है, आपको तो 2001 का जो कच्छ का भूकंप आया था उसमें लाखों लोगों की जान गई थी इसमें, क्योंकि जो कच्छ है गुजरात वाला रीजन है इसी बीच वाले पार्ट पर अवस्थित है, इसी के नीचे ये दोनों प्लेट हैं, इनके जॉइंट स्थित हैं, तो अक्सर यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। तो इसका रीजन भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। आपको पता होगा कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी थी पहले इसके ये हो गया स्थल वाला भाग और ये जल वाला भाग था यहाँ पे। तो ये था जो ये पेंथालासा था, और ये था कौन सा? पेंजिया था, और ये पेंथालासा था। तो इसमें क्या हुआ, कालांतर में इसमें डिवीजन हो गया। तो डिवीजन होकर जो ऊपर वाला पार्ट जो बना था वो अंगारा लैंड था, और नीचे वाला जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड था। और जो अपना इंडिया पेनिसुलर है, नीचे वाला पार्ट है अपने इंडिया का, तो जो इसका निर्माण इस वाले रीजन से हुआ है। गोंडवाना लैंड यहाँ से टूट कर गया और ऊपर इसमें अटैच हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड। आपने अक्सर ये क्वेश्चन देखा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो आपको पता होगा बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ये मैंने अपने माउंटेन वाले वीडियो में बताया था, और ट्रिक के साथ ही ये वाला वीडियो हमने कंप्लीट किया है। इंडिया के सारे माउंटेन रेंजेस बताई थी और उनकी उत्पत्ति बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिर हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है। उसी वीडियो में मैंने इसे पूरा डिटेल में कवर किया है कि इसकी आयु
अरावली ना केवल भारत का बल्कि वर्ल्ड के जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उसमें सबसे ओल्ड है या सबसे प्राचीन है अरावली श्रेणी। ये कहाँ स्थित है, जैसे कि ये हमारा पूरा इंडिया देख लें तो यहाँ पे क्या है, इस वाले रीजन में राजस्थान वाले क्षेत्र से यह जाता है और हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है, परंतु 80% जो इसका विस्तार है वो केवल राजस्थान में ही है। तो ये भी याद रखेंगे। और इस वाले पर ये जो अरावली पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये भी हम याद रखेंगे, ये कितने बार पूछा जा चुका है। ये राजस्थान में अवस्थित है। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि जो अरावली पर्वत है भारत के एकमात्र अवशिष्ट या रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत मतलब क्या होता है, ऐसे पर्वत जो कई हजार वर्षों पहले तो बहुत ऊंचे थे परंतु अवशेष मात्र उनके शेष बचे हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के समांतर है। तो इसका जो है आंसर पश्चिमी घाट। कैसे पश्चिमी घाट है कि ये जो हमारा इंडिया पेनिनसुलर हो गया या प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो इसकी जो ये यहाँ से जो वेस्टर्न घाट है ये वाला रीजन सारा है। आपको पता होगा कि यहाँ से वेस्टर्न घाट है पूरा। तो जो वेस्टर्न घाट है और समुद्र इसके कैसे है, समांतर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। इनमें पूछा था कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला यहाँ से माउंटेन स्टार्ट होता है जो अपना वेस्टर्न घाट है, यहाँ केरल तक ये लगातार उसके समांतर ही तो है, जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। ये समुद्री सीमा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। आपको पता है कि ये भागीरथी नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और फिर यहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और ये गंगोत्री से निकलती है कौन सी, भागीरथी नदी। और ये बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, अलकनंदा नदी। ये जहाँ पे मिलती हैं आपने ज़रूर इसकी इमेज देखी होगी, वो देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग को इसके बाद से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो उनकी जॉइंट जो प्लेस है, ये क्वेश्चन 2017 की MPPSC प्रीलिम्स है उसमें क्वेश्चन आया है और ना जाने कितने सारे वनडे एग्जाम में भी इंडिया के क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो जरूर याद रखेंगे कि जो गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, ये भागीरथी निकलती है, और बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा निकलती है। ये दोनों इनका मिलन बिंदु है कौन सा, देवप्रयाग। तो उसे क्या कहेंगे, देवप्रयाग। उसके बाद जो भागीरथी नदी है किस नाम से जानी जाएगी, गंगा नाम से जानी जाएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ पौधा है। तो उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ पौधा है कौन सा है, तो चंदन है। जैसे हमने अपने फॉरेस्ट वाले वीडियो में बताया था उसमें भी ट्रिक के साथ बताया गया है। तो उसमें बताया था कि जो ट्रॉपिकल पतझड़ वन है या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है तो वो कहाँ किस वाले रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, तो इसके इस वाले पार्ट में लगभग उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधे पाए जाते हैं या ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट कौन सा था, चंदन था। चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। और एक और इसकी विशेषता है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधे ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर या उससे लगभग कम एवरेज वर्षा होती है, और टेम्परेचर एक नॉर्मल रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ये कहाँ अवस्थित है। तो देखेंगे कि अनाईमुड़ी यहाँ पर अन्नामलाई श्रेणी है। अन्नामलाई श्रेणी पर कौन सी चोटी, अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, यह दक्षिण भारत की, संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। जरूर याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाईमुड़ी है और सेकंड नंबर पे दोदाबेट्टा है जो कि नीलगिरी पे पाई जाती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो आपको पता होगा कि जैसे फिर से दिखाएं, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहाँ से ये हो गया वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट माउंटेन, और ये हो गया ईस्टर्न घाट माउंटेन। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसे नीलगिरी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी है जो, इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी, अभी बताया था दोदाबेट्टा। दोदाबेट्टा है जो, उसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2637 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये भी हम जरूर याद रखेंगे। तो दोनों के जॉइंट प्लेस पे है, नीलगिरी है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदाबेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर की समीप की प्रसिद्ध जो ब्लेयर प्रवाल भित्ति है वो मृत हो रही है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन है, हमें पता है कि जैसे ये देखें, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे देखेंगे ये पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह अवस्थित हैं, उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो इसके पास ही प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं।
तो आपको पता है प्रवाल भित्तियाँ हैं, मूंगे की चट्टानें हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा अभी बायोडाइवर्सिटी इसकी लगातार कम होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? तो जो ग्लोबल टेम्परेचर अपना हाई हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय तपन हो रही है, उसके कारण ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। यदि टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है समुद्र का तो ये नष्ट होने लगती हैं, मतलब मरने लगती हैं। तो उसका रीज़न ये है ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। तो एक्चुअली यहाँ पे पश्चिम पूर्व नहीं है, उत्तर दक्षिण है। तो उसका जो आंसर होगा मालवा रीजन। कैसे होगा मालवा रीजन? मालवा रीजन इसलिए होगा क्योंकि देखना यहाँ पे ये हमारा देखो मध्य प्रदेश है, आप इसे मध्य प्रदेश समझ लीजिए, बहुत गंदा सा मैप बना है ना। तो यहाँ पे ये मालवा रीजन है, इसके पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के, यहाँ से आपको पता है अरावली माउंटेन जाता है और यहाँ से ये है विंध्यन माउंटेन जाता है या विंध्यन पर्वत जाता है। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है वो मालवा रीजन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो हमने आपको माउंटेन वाले रीजन में बताया था कि विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत इसको अलग करता है। क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, तो यहाँ पे ये विंध्यन मध्य प्रदेश वाले रीजन से विंध्यन माउंटेन गुजरा है या विंध्यन पर्वत गुजरा है। तो यहाँ से इसके ऊपर के क्षेत्र को उत्तर भारत कहते हैं, नीचे के क्षेत्र को दक्षिण भारत कहते हैं, अतः जल विभाजक का कार्य करता है। साथ में ये भी याद रखेंगे कि जो विंध्यन माउंटेन है ये अत्यंत प्राचीन श्रेणी है और कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोजपत्र कहाँ मिलता है? तो भोजपत्र है जो हिमालय में मिलता है। कहाँ मिलता है? भोजपत्र हिमालय में मिलता है। ये धोखे से गलत हो गया है, आप हिमालय याद रखिए इसको, भोजपत्र हिमालय में मिलता है। मैंने अपने जो फॉरेस्ट वाला वीडियो है उसमें आपको बताया था कि हिमालय के क्षेत्र में जो भोजपत्र मिलता है, उसी भोजपत्र पर प्राचीन काल में जो हमारे ग्रंथ है रामायण महाभारत वगैरह, तो उसी पे लिखे जाते थे, क्योंकि पहले पेन कॉपी तो चलती नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो उसमें आपको बताया गया जैसे कि ये एक चोमायोंगडोंग ग्लेशियर है, तिब्बत वाले रीजन में है, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो इस तरफ सिंधु नदी निकल जाती है, यहाँ से सतलज नदी निकल जाती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाती है। ये तीनों डायरेक्शन में यहाँ से नदियाँ निकल जाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, हिमालय को क्यों काटती हैं ये? यहाँ बीच में ये सारी रेंज हिमालय रेंज हो जाती हैं, सारा हिमालय की श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, इनको काट के निकल जाती हैं। क्यों निकल जाती हैं? इसलिए निकल जाती हैं कि जब पहले हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था, ये नदियाँ तब से बह रही हैं। तो हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठता गया, ये नदियाँ तो पहले से ही बह रही थी, तो उनकी चोटियों को काटती गई। ठीक है, तो इनको, इन जो 3 नदियाँ हैं इनको आप ज़रूर याद रखिए, इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है, या फिर लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, किसके बीच में है? तो ये हमने माउंटेन वाले रीजन में आपको बताया था कि ये है ट्रांस हिमालय, ये है ग्रेटर हिमालय, ये है लघु हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस मैंने बताया था, ट्रिक के साथ बताया था, सारी इमेज वगैरह भी उसमें है, तो आप ज़रूर एक बार उसको देखिए, आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे लघु हिमालय की बात करिए, ये तो ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है ये वाला, और सबसे नीचे वाला लास्ट वाला हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। तो ये जो लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? जो बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय है ना, और इसके बाद नीचे शिवालिक हिमालय, तो इसके बीच स्थित है ना। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कौन, इनका सीक्वेंस क्या है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो उत्तरी सरकार तट है। आपको पता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, और उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही सिमलीपाल अभ्यारण्य पाया जाता है और गोहिरमाथा अभ्यारण्य भी पाया जाता है। और जो चिल्का झील है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पे ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती तथा शुष्क होने पर उसमें दरार पड़ जाती है? तो अभी हमने बताया था कि काली मिट्टी होती है। गर्मियों में हमने देखा है कितनी, जब सूखा पड़ता है कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं इसमें, और बारिश में इसमें सबसे ज़्यादा कीचड़ होता है, कैपिलरी इसका सबसे अधिक होता है। तो ये हम पहले देख चुके हैं। अब किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? इसमें ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें सबसे कम फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, जो सब ऑलरेडी बहुत फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है, और जिसमें पोषक तत्व की प्रचुरता होती है। तो पता है हमें जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा जो अवसाद बहा के लाए जाते हैं, वो ऐसे बिछा दिए जाते हैं। तो वहीं पे किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये बिल्कुल महीन बारीक मिट्टी होती है और अत्यंत उपजाऊ होती है। और एक चीज़ और आप याद रखना कि जो जलोढ़ मिट्टी है भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मिट्टी है, लगभग 43% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी।
और इसमें अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती, खाद वगैरह डालने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती। अभी बताया था कि काली मिट्टी, इसकी जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी आपको बताया था कि ये वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे कौन से सदाबहार वन पाए जाते हैं, पर इन किस कंडीशन में इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और टेम्परेचर लगभग हाई रहता है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इनका टेम्परेचर रहता है। तो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो आपको पता होगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो इसका जो आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी ये देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर वाला रीजन है, यहाँ महू के पास जानापा पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। फिर यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है तो यहाँ पे मंदसौर के पास ही कौन सा बांध बनाती है, गांधी सागर बांध बनाती है। फिर यहाँ पे कोटा वाले क्षेत्र में राजस्थान में जब एंटर करती है तो राणा प्रताप सागर बनाती है। फिर उसके जस्ट आगे जवाहर सागर बांध बनाती है और यहाँ से जाते हुए ये नदी बाद में यमुना नदी में मिल जाती है यूपी के पास। तो ये हम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि नहीं है, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो हमें पता ही है कि अरुणाचल प्रदेश में ही है बोमडिला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है या पहले विवादों में भी रहा था, तो ये भी हमने देखा। भोरघाट दर्रा है जो ये गलत है, क्यों, क्योंकि भोरघाट दर्रा तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। भोरघाट दर्रा और जो पालघाट दर्रा है, थालघाट दर्रा है, सॉरी, क्योंकि पालघाट दर्रा तो केरल में पाया जाता है। महाराष्ट्र में 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक तो भोरघाट और दूसरा थालघाट। जो भोरघाट दर्रा है यह कहाँ पाया जाता है, पुणे और मुंबई के बीच पाया जाता है। जब पुणे से हम मुंबई की ओर जाएंगे तो इस पास से हमें गुजरना पड़ेगा, कौन सा, भोरघाट पास से। फिर इसके बाद जो थालघाट है वो भी हम साथ में याद रख लेंगे कि जो थालघाट है वो नासिक से मुंबई के बीच जब जाते हैं तो वो रास्ते में पड़ता है। तो मतलब नासिक से मुंबई रास्ते को कौन जोड़ता है, थालघाट दर्रा जोड़ता है। पालघाट तो देख ही चुके, केरल में है। अब दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो ये उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, हमें देखा ही होगा हमने। इसमें देखिए कैसे, इसकी लोकेशन हम देखते हैं मैप में। यहाँ पर ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश और इस वाले रीजन में ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया। इस वाले क्षेत्र में ही दंडकारण्य का पठार पाया जाता है। और जो ये वाला क्षेत्र है ये सारा, ये दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेटू है। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के पास, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो छोटा नागपुर का पठार है। तो ठीक है, तो दंडकारण्य पठार कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है लगभग। तो इसकी कुल लंबाई है जो 7500 किलोमीटर है। इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो इंडिया है जो 7500 किलोमीटर है, तो ये तटरेखा तो है, कुल तटरेखा पूछी है, मतलब यहाँ से जितनी भी जो एरिया यहाँ से लगता है, बाउंड्रीज लगती हैं, ये तो इसमें काउंट करी गई हैं। साथ में जो हमारे द्वीप होते हैं जैसे अंडमान निकोबार, यहाँ से हमारा लक्षद्वीप वगैरह है, यहाँ पे सालसेट द्वीप वगैरह, दमन द्वीप है यहाँ पर, तो इन सारी की बाउंड्री यहाँ पे काउंट होकर कितनी होती है, 7500 किलोमीटर होती है। परंतु आप ये भी याद रखेंगे कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की मुख्य तटरेखा यदि यहाँ पे मेन बाउंड्री की बात आ जाए, मुख्य तटरेखा मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना बस काउंट करने के लिए आ जाए, मुख्य तटरेखा आ जाए, तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। आप इसे भी याद रखेंगे, कितनी है, 6100 किलोमीटर है। और यदि कुल आ जाए यहाँ पे, यदि टोटल की बात हो कि कुल लंबाई कितनी है, तो उसमें आपकी जो यहाँ पे द्वीप हैं, लक्षद्वीप वगैरह, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, सालसेट द्वीप है यहाँ पर, और दमन द्वीप वगैरह हैं, तो उसकी सारी लंबाई जब काउंट होती है, उसकी बॉर्डर होती है, तो तब 7500 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसमें अरब सागर में बोला है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की। तो देखिए जैसे कि हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये अरब सागर हो गया और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, हमें पता ही है। तो अरब सागर के जो द्वीप हैं, चाहे यहाँ के द्वीप हो, चाहे लक्षद्वीप वगैरह हो, लक्षद्वीप में तो कितने द्वीप समूह हैं, तो इसकी बात हो, तो ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं, मतलब प्रवाल भित्ति के ये बने होते हैं। आपको पता होगा कि जो प्रवाल भित्ति है, ये जो जीव होते हैं मूंगे, उनकी चट्टानों से की डेथ के बाद जब उनका कैल्शियम कार्बोनेट का उनका जो कवर होता है, वो जब हज़ारों की संख्या में जुड़ जाते हैं, तो उससे प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ये हम देख ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है। तो कोंकण तट है गोवा और मुंबई के बीच फैला हुआ है। इससे संबंधित यहाँ पे 3 तट हैं, तो अक्सर एग्जामों में कोई ना कोई पूछे ही जाते हैं, तो देखेंगे उसे याद रखेंगे कैसे। देखो यहाँ से क्या होता, ताप्ती नदी के मुहाने से
या फिर काठियावाड़ तट से देख लें मुंबई से गोवा तक, है ना, कभी कभी काठियावाड़ तट आ जाता है या कभी कभी मुंबई से गोवा तक भी मान लें। तो इस ए वाला जो रीजन है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इस वाले रीजन को कोंकण तट, जो हमें पूछा गया है। यहाँ देखिए आप, मुंबई से गोवा या गोवा से मुंबई के बीच, तो ये हमारा क्या था, ये मुंबई वाला रीजन हो गया, ये गोवा वाला रीजन हो गया, तो इनके बीच कौन सा, कोंकण तट है। परंतु गोवा से मंगलोर, मंगलोर या बेंगलोर मान लो आप, बेंगलोर के मध्य जो तट पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। क्या कहते हैं उसे, कन्नड़ तट। ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो मंगलोर से जो केरल तक है उसे मालाबार तट बोलते हैं। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, मालाबार तट बोलते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि जो मुंबई है, या फिर आप गुजरात के काठियावाड़ तट से भी देख लेंगे, तो सामान्यतः देखेंगे कि मुंबई से गोवा तक कौन सा वाला तट है, तो कोंकण तट है, और गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट है, और मंगलोर से यहाँ पर केरल तक मालाबार तट है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अभी देखा था हमने, अरावली है, जिसका जो एज कितनी है, 570 मिलियन वर्ष एगो है। ठीक है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो अरावली है वो रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टोडा जनजाति के ग्रामीण आदिवासियों का प्रारूप क्या है। तो टोडा जनजाति है जो सीढ़ीनुमा प्रारूप है। क्यों, क्योंकि देखो जो टोडा जनजाति है कहाँ पाई जाती है, हमने देखा था कि नीलगिरी माउंटेन पर पाई जाती है। और नीलगिरी माउंटेन कहाँ होता है, जहाँ वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इनका जो ज्वाइंटिंग प्लेस है। तो यहाँ कौन सी पर्वत है, यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन है। और नीलगिरी माउंटेन पर ही कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति पाई जाती है। और एक चीज़ और, आप एक फैक्ट याद रखेंगे कि टोडा जनजाति से संबंधित, टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा पाई जाती है, बहुपत्नी नहीं, बहुपति प्रथा पाई जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और जो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट के जो जॉइंट प्लेस पे जो नीलगिरी माउंटेन है, तो नीलगिरी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा, अभी बताया था, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 27 लगभग 2637 मीटर थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो यहाँ पे ये बताएगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो पौंडीचेरी है, वर्तमान में इसका नाम पुडुचेरी हो गया है, तो यह एक यूनियन टेरिटरीज है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि यह एक राज्य में अवस्थित नहीं है, बल्कि इनका क्षेत्र है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है। तो देखेंगे इसे कैसे, जैसे कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ से जो मेन है पुडुचेरी, तो इनके 4 भाग हैं, इसके टोटल 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुडुचेरी और कराईकल। तो पुडुचेरी और कराईकल है, ये तमिलनाडु में है, इस वाले रीजन पे। तो पुडुचेरी तो आपको पता है, और साथ में कराईकल, ये आप जरूर नाम याद रखेंगे। ठीक है, कराईकल और पुडुचेरी किस वाले भाग में, तमिलनाडु वाले स्टेट में है। और माहे है, माहे कहाँ है, केरल में है। केरल में कौन सा वाला रीजन है, माहे। ठीक है, और जो इसका आंध्र प्रदेश वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पे इसका एक भाग है पुडुचेरी का, यनम। इसको हम किस नाम से जानेंगे, यनम नाम से जानेंगे, यनम है। तो यह कितने राज्यों में फैला है, तो आपको ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 राज्यों में जिसकी सीमा विस्तृत है। तो इसमें हो गया यनम, हो गया मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इनमें इनके पार्ट हैं। तो कभी कभी नाम भी आ जाते हैं कि कराईकल कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, यनम कहाँ है, तो आंध्रा में अवस्थित है, और माही कहाँ है, केरल में अवस्थित है। तो और पुडुचेरी कहाँ है, तो पुडुचेरी भी तमिलनाडु में है। तो इसे याद, मैं पहले इसमें बहुत कन्फ्यूज होती थी, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। तो जैसे यनम है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, यनम है तो यनम को हम पढ़ेंगे अनम। तो अनम कहाँ पाया जाता है, आंध्रा में, अनम या यनम, आंध्रा। टोन थोड़ी सिमिलर आ रही है। अब केरल में माहे पाया जाता है, मतलब मुझे केरल से केला, तो मुझे क्या चाहिए, केला चाहिए, माहे मतलब मुझे मोहे केला चाहिए। तो ये कैसे याद रख लेंगे। और कराईकल और जो पुडुचेरी है, इसमें 4 वर्ड हैं, और तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 5 वर्ड से मिलकर बना है। तो ये भी बड़ा है, कराईकल और पुडुचेरी, और तमिलनाडु भी 4-5 वर्ड हैं उसके अंदर। तो थोड़ा ऐसी छोटी सी ट्रिक है, इसे हम याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीचे कुछ मैच दिए हैं, जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, टाइगर के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है, ये भी टाइगर के लिए बहुत फेमस है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और जो हमारा फॉरेस्ट वाला या राष्ट्रीय उद्यान वाला वीडियो था, सारा ट्रिक के साथ बताया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, आप जरूर उसे देखें। फिर उसके बाद है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यह उड़ीसा में अवस्थित है, ना कि यहाँ मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में अवस्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे उड़ीसा में अवस्थित है। यहीं पे गोहिरमाथा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी अवस्थित है, जो कि ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों उगाए जाते हैं।
तो दक्षिण भारत में उगाए जाते हैं। दक्षिण भारत के किस वाले रीजन में उगाए जाते हैं? यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में। परंतु यदि हम सिर्फ चाय की बात करें तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आपको पता होगा कि यहाँ पे उत्तर पूर्व क्षेत्र के असम में होती है सबसे अधिक चाय, और यहाँ पे दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है दार्जिलिंग, यहाँ पे होती है चाय। परंतु इनने पूछा है चाय प्लस कॉफ़ी, दोनों पूछा है। तो चाय प्लस कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो एक्चुअली वो कर्नाटक में होता है और दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। कब हुआ है? तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। आपने देखा होगा जो अब भारत है इसका जो संपूर्ण ये दक्कन वाला क्षेत्र है, यहाँ महाराष्ट्र से लेकर नीचे कर्नाटक वाला ये वाला रीजन है, यहाँ से इतना वाला पार्ट इसमें कवर होता है, तेलंगाना वगैरह। तो ये किसका भाग है? आपको पता होगा ये सारा दक्कन का पठार का भाग है, और इसका निर्माण आपको पता होगा कि बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है जो कि लावा से निर्मित है। पर इसमें जो इसका निर्माण किस टाइम पे हुआ था? तो क्रिटेशियस युग में हुआ था, तो ये हम याद रख लेंगे। इसके बाद है कि कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो मालवा का पठार है इसके बीच। कैसे देखेंगे कि जैसे ये अरावली माउंटेन है, ये किस वाले भाग में? राजस्थान वाले भाग में अरावली माउंटेन है, ये बीच में मध्य प्रदेश है, और इस वाले पार्ट से ऐसे विंध्यन रेंज इसकी गुजरती है, विंध्यन पर्वत गुजरता है। तो इसके बीच वाला जो पार्ट में होता है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग उन्हें मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है मालवा का पठार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? तो बड़े पैमाने पर उत्पादन तो लगभग सभी जगह होता है, परंतु व्यापारिक रीजन से यदि बात करें तो अजमेर के पुष्कर घाटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अभी बता ही चुके, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग 43% वाले भाग पर भारत की लगभग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और इसमें कोई किसी फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से सुमेलित नहीं पूछा गया है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हमें पता है। लिपुलेख दर्रा है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि लिपुलेख दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जबकि उत्तर प्रदेश दिया तो ये अपना गलत हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, आपको पता ही होगा चीन के साथ अक्सर इसमें विवाद होता रहता था पहले। फिर जोजिला दर्रा है, कश्मीर में है, आपको पता होगा, आतंकी गतिविधियों के लिए। फिर नेक्स्ट है गन्ने में शर्करा की मात्रा कब घट जाती है? तो गन्ने में जब क्या होता है कि गन्ना पकता है उस अवधि में पाला गिर जाता है, मतलब बर्फ़ पड़ जाती है, तो उसकी जो शुगर की मात्रा है घट जाती है, मतलब गन्ना कम मीठा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा व ताप्ती के मध्य क्या स्थित है? सतपुड़ा रेंज स्थित है। देखो इसको देखेंगे, यहाँ से अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसे ज़रूर आप माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। देखो ये है मध्य प्रदेश, इसमें पूछा गया नर्मदा ताप्ती, यहाँ से ये विंध्यन पर्वत है। ठीक है, उसके बाद से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? इस तरफ जाती है, नर्मदा नदी निकलती है। इसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। फिर इसके बाद इसके जस्ट नीचे से ताप्ती नदी निकलती है। तो इन्होंने पूछा है कि नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो देखिए ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, और ये कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। 2 पर्वत हैं मध्य प्रदेश में, 2 माउंटेन रेंज है। एक किसके बीच स्थित है? तो ये नर्मदा है और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती के बीच कौन सी रेंज अवस्थित है? तो सतपुड़ा रेंज अवस्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल के मध्य क्या स्थित है, तो कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। तो आप जरूर इसका सीक्वेंस याद रखिए, ये हो गया विंध्याचल पर्वत, ये हो गया नर्मदा नदी, फिर से इधर सतपुड़ा रेंज हो गई या सतपुड़ा माउंटेन हो गया, यहाँ से ताप्ती नदी हो गई। और साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो सतपुड़ा श्रेणी है मध्य प्रदेश की, वह भारत के एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का? ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? आपको पता होगा कि जब 2 रिफ्ट घाटियों के बीच एक माउंटेन खड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है एकमात्र भारत की श्रेणी कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। ये भी हम याद रखेंगे। और ये किसके मध्य? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। अब इनमें से नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से पूछा है कि इनकरेक्ट। कौन सा पूछा है? सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि नीचे ऑप्शन है, हाँ करेक्ट नहीं है पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जैसे इंडिया है और यहाँ से वेस्टर्न रीजन इसका स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कम है, जबकि इस वाले पार्ट में इसकी ऊंचाई अधिक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि उत्तरी क्षेत्र में ऊंचाई अधिक है, तो यही गलत बोल दिया इन्होंने, क्योंकि इसकी ऊंचाई दक्षिणी वाले क्षेत्र में अधिक है, ना कि उत्तरी वाले क्षेत्र में। ठीक है,
फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हम देख लेंगे कि पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे अधिक ऊंची चोटी है। आपको बताया था कि जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं उसके जैसे वहाँ तो नीलगिरी है, परंतु उसके नीचे कौन सी है, अन्नामलाई पहाड़ी है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 2695 मीटर थी। ठीक है, नीचे पूछा गया कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। बिल्कुल है, अभी बताया था कि सतपुड़ा रीजन है, उसके नीचे ताप्ती है और उसके ऊपर कौन सी थी, नर्मदा नदी, सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट वैली से बहती हैं। तो ये बता ही चुके हैं कि दोनों रिफ्ट वैली में ही बहती हैं, उन्हीं के बीच सतपुड़ा माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने अपना माउंटेन वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जैसे देखिए ये ट्रांस हिमालय है, 4 रेंज है हिमालय की, ये ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय आता है और लास्ट में कौन सा हिमालय आता है, वो शिवालिक हिमालय आता है। तो ये मध्य हिमालय के मध्य क्या होता है कि ये इस अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है। ये हो गई पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर वाले भाग में है, और ये हो गई धौलाधार जो कि हिमालय वाले क्षेत्र में है। इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे जो घाटी दिख रही है ये कौन सी है, ये यही कुल्लू घाटी है जो कि कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है। तो ये पहले ही देख चुके थे कि ये मालवा का पठार है। जैसे कि अरावली क्षेत्र है उसके बीच मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मालवा का पठार है, और यहाँ से जो रेंज गई है वो विंध्यन क्षेत्र है या विंध्यन माउंटेन है। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखेंगे, अभी देखा था कि विंध्यन पठार है या विंध्यन पर्वत है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा के रूप में जानते हैं। ठीक है, थैंक यू। यदि आपने पुराने वाले मेरे वीडियो नहीं देखे, माउंटेन वाला, फॉरेस्ट वाला, तो उसमें ट्रिक के साथ कंप्लीट करवाया गया, आप उसे प्लीज़ देखिए।